आर्टिकल जो है वो सोराई कोवर पेंटिंग एंड तेलंगाना के तेलीय रुमाल से रिलेटेड है। तो बच्चों पहले मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जीआई टैग क्या होता है? जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अगर कोई जगह किसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन की फेमस हो जाती है तो उसको जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल जाता है। कुछ दिन पहले कंदांगी साड़ी को भी जीआई टैग मिला था। तो थोड़ा सोचिएगा कहाँ मिला था, क्यों मिला था, जगह का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी क्या हुआ है, झारखंड का सोराई कोवर, जगह का नाम ध्यान रखिएगा, झारखंड का सोराई कोवर पेंटिंग जो है वो फेमस होता है, और तेलाई रुमाल जो है आपका, तेलिया रुमाल जो है वो आपका फेमस है तेलंगाना का। इन दोनों ही चीज़ों को जीआई टैग मिला है। कभी कभी एग्जाम में जीआई टैग इस चीज़ को मिला है ये बता के कहाँ के लिए, कहाँ का है, जैसे कि पूछ लिया जाए आपसे कि तेलिया रुमाल जो है इसको जीआई टैग मिला है, ये कहाँ प्रसिद्ध था, तो तेलंगाना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब एक एक करके देखते हैं। तो देखो जो सोराई कोवर पेंटिंग है वो रिचुअलिस्टिक मुराल आर्ट होती है। अभी रिचुअलिस्टिक मुराल आर्ट का मतलब क्या होता है? देखो यार, मुराल आर्ट का मतलब होता है ना, जो कोई सतह पे कोई पेंटिंग करी जाए ना तो बेटा उसे बोलते हैं मुराल आर्ट। जैसे कि दीवार पे कोई पेंटिंग हो गई, किसी सरफेस पे कोई पेंटिंग हो गई। और रिचुअलिस्टिक का मतलब क्या होता है कि किसी पेंटिंग को रिचुअल परफॉर्म करते हुए पेंट किया जा रहा है। जैसे कि हार्वेस्ट का जब सीज़न आए तब इसको पेंट किया जा रहा है। तो इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं उसे रिचुअलिस्टिक म्यूरल आर्ट बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो, इट इज़ बीइंग प्रैक्टिस बाय लोकल ट्राइबल वुमेन्स ड्यूरिंग लोकल हार्वेस्ट एंड मैरिज सीजन, जैसे कि मैंने आपको बोला, यूजिंग लोकल नेचुरली अवेलेबल सॉइल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स इन द एरिया ऑफ हजीराबाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। ठीक है, तो किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा ये पॉपुलर है? तो ये हजीराबाग करके जो जगह है झारखंड में, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, आपसे वैसे ये कोई नहीं पूछता है कि लाइंस डॉट्स किस किस चीज़ों का यूज़ होता है, पर ठीक है आप देख लीजिएगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है ना रांची का, उसमें इसकी काफ़ी अच्छे तरीके से आप कह सकते हो का यूज़ करके बनाया गया है। और अगर आप गए होंगे, जैसे मैं गया हूँ, तो बहुत ही अच्छा और भव्य लगता है देखने में, और वहाँ पे इसका यूज़ किया गया है। इसके बाद बेटा तेलिए रुमाल हैंडलूम भी जो है ये भी न्यूज़ में आ गया है, क्योंकि इसको भी जीआई टैग मिला है। तेलंगाना का ये है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि किस किस कलर का यूज़ करके इसको बनाया जाता है। तो देखना, रेड, ब्लैक एंड वाइट, 3 कलर का यहाँ पे यूज़ करके इसको बनाया जाता है। ये इका ट्रेडिशन से रिलेटेड है और उसी की ये फॉर्म है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इकत ट्रेडिशन क्या होता है, तो इकत ट्रेडिशन का मतलब होता है डाई करना। देखो कपड़े पे जो डाई होता है ना, उसे बोलते हैं इकत। तो इकत ट्रेडिशन मतलब उसी की आर्ट फॉर्म है ये। ठीक है, नेचुरल वेजिटेबल डाई से इसको बनाया जाता है। अब देखते हैं क्या है भाई। तो तेलिया रुमाल क्लॉथ्स इन्वॉल्व इंट्रिकेट हैंडवर्क विथ कॉटन लूम डिस्प्लेइंग अ वैरायटी ऑफ डिजाइंस मोटिव्स। 3 पर्टिकुलर कलर जो यूज़ होते हैं मैंने आपको बताया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इक्कत क्या है मैंने ये भी आपको बता दिया है। इसके अलावा बेटा इसमें तो कुछ खास ऐसा है नहीं। और ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि निजाम ऑफ हैदराबाद जो थे ना, वो इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा करते थे, और इसको एक्सपोर्ट किया जाता है पर्शियन गल्फ से किया गया था उस समय, मिडिल ईस्ट से, ईस्ट अफ्रीका, सिंगापुर एंड बर्मा। ठीक है, तो क्लियर हो गई बात। इसके बाद देखो चैम्पियंस पोर्टल अभी न्यूज़ में है। न्यूज़ में रहने का कारण क्या है? अभी मोदी जी ने कहा है कि भाई सभी लोग खुद से काम करना सीखो, थोड़ा इंडिपेंडेंट बनो, डिपेंडेंट रहना कम कर दो। तो उसके अंदर बेटा जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है, एमएसएमई सेक्टर की फुल फॉर्म तो बताने की ज़रूरत नहीं होगी, इतने दिन से पढ़ ही रहे होगे, अभी हर जगह यही नाम में है एमएसएमई एमएसएमई। उसके लिए एक पोर्टल यहाँ पे गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। देखो एमएसएमई सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर देश को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, देश को बाहरी कंट्रीज पे से डिपेंडेंसी अपनी ख़त्म करनी है। और उन्हीं की मदद के लिए अगर आपसे पूछें चैंपियंस पोर्टल किसकी मदद के लिए है, तो बेटा ध्यान रखना एमएसएमई सेक्टर की मदद के लिए है, और उन्हीं की मदद के लिए चैंपियंस पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई हैज़ लॉन्च्ड चैंपियन पोर्टल www.champions.gov.in, अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंट्रोल रूम कम मैनेजमेंट इंफॉर्मेटिव सिस्टम। कहने का मतलब है इस वेबसाइट पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको कोई भी जो प्रॉब्लम हो रही है एमएसएमई सेक्टर के लोगों को, वो अपनी चीज़ें यहाँ पे रख सकते हैं, और इसीलिए यहाँ पे इसको लॉन्च किया है। अगर आपसे पूछे किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है, तो ध्यान रखना यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, क्लियर हो गई बात। इसके बाद इसमें क्या है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंट्रोल रूम का मैनेजमेंट इंफॉर्मेटिव सिस्टम है, मैंने आपको बता ही दिया। पोर्टल है, किस लिए यूज़ आएगा मैंने ये भी बता दिया है।
इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं वैसे तो बेटा, पर हमें इन सब देखने की ज़रूरत नहीं है ना। और थोड़ा पढ़ लेना, जब PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी इसकी, तो वहाँ से आप इसको पढ़ लेना। हाँ ठीक है, एक चीज़ और देखना, ये इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इसको देख लेते हैं। द पोर्टल इज ऑल्सो फुली इंटीग्रेटेड विद द गवर्नमेंट मेन ग्रीवेंस पोर्टल CP ग्राम्स एंड MSME मिनिस्ट्री वेब बेस्ड मैकेनिज्म। ये जो पोर्टल होगा ना चैंपियंस पोर्टल, इसको CP ग्राम से भी जोड़ा जाएगा। अब ये CP ग्राम क्या है, ये कभी कभी पूछ लिया जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। CP ग्राम्स है द सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। क्या है ये? इट इज एन ऑनलाइन वेब इनेबल्ड सिस्टम developed by National Informative Center in association with Directorate of Public Grievance DPG and Department of Administrative Reforms and Grievances। ठीक है भाई, क्या एम था इसका? To enable submission of grievances by the aggrieved citizen to ministry or departments who scrutinize and take action for speedy and favorable redresses of these grievances। अब सुनना, CP ग्राम्स जो है ना, ये सिटीजन्स के लिए है। सिटीजन्स यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। मैंने पढ़ दिया, वैसे इंग्लिश जिसको समझ में आई होगी समझ ही चुका होगा, कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, बट स्टिल CP ग्राम्स में सिटीजन जो है वो गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुँचाते हैं, आप भी पहुँचा सकते हो। और जो आपका चैंपियंस पोर्टल है, ये सिर्फ MSME सेक्टर के लोगों के लिए है। किसने लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने। ठीक है भाई, इसके बाद देखो अभी एक रिपोर्ट आई है, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020। The Global Nutrition Report 2020 has recently which identifies India as having the highest rate of inequalities in malnutrition। पहले तो देखो इस क्लास का टाइमिंग डेली रहेगा 8 PM पे, तो डेली 8 बजे ये क्लास आपको शाम को मिल जाएगी। एक चीज़ ध्यान रखना, इंडिया में ना 2025 का एक टारगेट था कि ग्लोबल न्यूट्रिशन जो है, माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है इंडिया में, उसे हम 2025 तक ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो अभी रिपोर्ट आई है और इस वजह से हम न्यूज़ में आ गए। क्या है, पढ़ लेते हैं एक बार और। द न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 हैज़ रिसेंटली रिलीज्ड विच आइडेंटिफाइज इंडिया एज हैविंग द हाईएस्ट रेट ऑफ इनइक्वलिटीज इन माल न्यूट्रिशन। तो अब तो लग नहीं रहा है कि 2025 तक जो है हम माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम इंडिया में सॉर्ट आउट कर लेंगे। किसने रिलीज़ करी है? WHO ने रिलीज़ करी है। और एक चीज़ ध्यान रखना, 2013 में बेटा एक समिट हुई थी जो काफ़ी न्यूज़ में भी थी, N4G के नाम से इसको जानते हैं। इसका नाम है न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ इनिशिएटिव समिट, N4G। तो N4G ने ये कहा था कि भाई इस टाइप की एक रिपोर्ट हर साल आनी चाहिए। ठीक है, पहली ये जो रिपोर्ट है ना 2014 में पब्लिश हुई थी। अभी काफ़ी सारे बच्चे माल न्यूट्रिशन का मतलब ही नहीं समझ पाए होंगे, तो ये सब आपको समझना ज़रूरी है अगर आपको रिपोर्ट समझनी है। तो देखते हैं, एक टर्म होता है बेटा स्टंटिंग। स्टंटिंग का मतलब होता है आपकी एज जो है उसके हिसाब से आपकी हाइट जो है वो कम रह गई। वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? आपका वेट कम रह गया आपकी हाइट के हिसाब से। अंडर वेट का मतलब क्या होता है? आपकी एज के हिसाब से आपका वेट बहुत ज़्यादा कम रह गया। ठीक है, यहाँ पे देखो हाइट के हिसाब से है, वेस्टिंग में आपके हाइट के हिसाब से वेट कम होना, अंडर वेट के हिसाब से आपके एज के हिसाब से वेट कम होना। माल न्यूट्रिशन ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ठीक है, ओवर न्यूट्रिशन का भी कोई शिकार हो सकता है, कोई अंडर न्यूट्रिशन का भी शिकार हो सकता है। एनीमिया होता है लैक ऑफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो डायरेक्टली आपके क्लैड में तो पैराग्राफ में अगर कहीं पूछ लें तो ठीक है, बट एलेट या फिर अदर जो लॉ एंट्रेंस टेस्ट हैं वहाँ पे डायरेक्ट टर्म के वाइज पूछे जा सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, इट एक्ट एज ए रिपोर्ट कार्ड ऑन वर्ल्ड न्यूट्रिशन ग्लोबली, रीजनली एंड कंट्री बाय कंट्री। ठीक है ना, तो नाम से समझ में आ गया है, सब कुछ देखने की तो जरूरत है नहीं। अब ये देखते हैं भाई टेक अवेज क्या है। तो इंडिया जो है वो 88 कंट्रीज में इंडिया इज अमोंग द 88 कंट्रीज दैट आर लाइकली टू मिस ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट बाय 2025। 2025 तक मैंने जैसे कि बताया था भारत ने भी एक टारगेट लिया था, और भारत क्या पूरे वर्ल्ड ने ही टारगेट लिया था कि ये जो चीज़ें हैं इसको इतने इतने लेवल पे लेके आएंगे। उस टारगेट को 88 कंट्री 88 कंट्रीज इस रिपोर्ट के अनुसार माना जा रहा है कि 2025 तक पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो आपसे ये तो नहीं पूछेंगे, लेकिन तब भी हम एक बार देख लेते हैं जब रिपोर्ट देख रहे हैं कि भाई 37.9% ऑफ चिल्ड्रन जो हैं अंडर 5 ईयर्स जो रिपोर्ट में आया है वो स्टंटेड हैं। अब ये तो अब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही कर दी है। 28.8% जो हैं वो वेस्टेड हैं। एशियाज एवरेज जो है वो 22.7% का है, 9.4% का है। देखो स्टंटिंग का 22.7% का है
और आपका वेस्टेज का जो है 9.54% है। उसके कंपेयर में आप अगर इंडिया का देखो तो हालत हमारी जो है बिल्कुल अच्छी नहीं है। फिर यहाँ पे देखो ओवरवेट का लिखा हुआ है, एनीमिया का लिखा हुआ है कि 1 in 2 वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज इज एनीमिक, ठीक है। यहाँ पे अडल्ट का लिखा हुआ है कि 21.6% ऑफ वुमेन में ये है और मेन में है 17.8%, ठीक है। ओवरवेट की एंड ओबेसिटी की बात चल रही है। अंडरवेट में देखो पहले से कुछ फ़ायदा हुआ है हमारा, 66% पहले था, अभी 58.1% है बॉयज़ के लिए एंड 54.2% से 50.1% है गर्ल्स के लिए। ऑल दो बेटा ये रिपोर्ट्स आपसे नहीं पूछी जाएंगी, ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या अंडरवेट वाला देख लेना थोड़ा सा, है ना, ठीक है। फिर बेटा आज का लास्ट आर्टिकल है गांधी पीस प्राइज। न्यूज़ में क्यों था? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, देखो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर ही आती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अभी ये न्यूज़ में क्यों थी? साइंटिफिक कंजर्वेशन इसको अपॉइंट किया था किसका? औरंगजेब ने अपने बीवी के लिए जो मकबरा बनाया था, क्या नाम है उसका? बीवी का मकबरा। उस वाइफ का उनके नाम क्या था? कमेंट सेक्शन में बताना। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एक्सटेंडेड द नॉमिनेशन पीरियड फॉर गांधी पीस प्राइज फ्रॉम 30th अप्रैल टू 15 जून 2020 ड्यू टू लॉकडाउन इन द वेक ऑफ 19। गांधी पीस प्राइज़ मिलता है और अभी कोरोना के वजह से, लॉकडाउन की वजह से इस प्रोसेस नहीं हो पाया और इसी वजह से इसके नॉमिनेशन पीरियड को बढ़ा दिया गया है। किसको दिया जाता है ये अवार्ड? ये भाई किसी इंडिविजुअल को भी दिया जा सकता है, किसी एसोसिएशन को भी दिया जा सकता है, किसी इंस्टीट्यूशंस को भी दिया जा सकता है और किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है, ठीक है। अगर आपने सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल फील्ड में कुछ ऐसा काम किया है जो नॉन वायलेंस को बढ़ाता है, जो नॉन वायलेंस के विचारधाराओं को आगे बढ़ाता है और उस काम से कुछ बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा हो सोसाइटी को, इसमें आपको क्या मिलता है भाई? 1 करोड़ रुपए मिलते हैं, साइटेशन मिलता है, एक स्क्रॉल मिलता है, एक प्लेक मिलता है। स्क्रॉल पता है क्या होता है बेटा? आपने देखा होगा ना, एक वो हाथ में जैसे ऐसा होता है, इसको खोल लो, इस पर लिखा होता है सब कुछ, तो वही बेटा जैसे ऐसा सा होता है ना, कागज़ का नहीं, मतलब कपड़े का भी हो सकता है, और फिर उसको लपेट लिया जाता है तो वो स्क्रॉल होता है, ठीक है। और ये शेयर भी होते हैं अवार्ड, ध्यान रखना। एक इसमें और खासियत है कि 2016 से जो ये अवार्ड है ना दिए नहीं गए थे, 2015 से नहीं दिए गए थे, सारे के सारे अवार्ड जनवरी 2019 में एक साथ दिए हैं। 2015 का भी, 2016 का भी, 2017 का भी, 2018 का भी डिवाइड किए जा सकते हैं, मैंने जैसे कि आपको बताया है। और मरणोपरांत नहीं दे सकते। मरणोपरांत का मतलब समझते हो बेटा? पोस्टमॉर्टसली ये अवार्ड नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्लैट के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखी जाए, कहीं से कहीं तक कोई गलत नहीं होना चाहिए। और कब से स्टार्ट हुआ था बेटा? तो 1995 में स्टार्ट हुआ था, 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी जी के ऊपर, ठीक है। 125वीं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी जी के ऊपर यहाँ पे इसको शुरू किया गया था। एम्ब्रॉयडरी ऑफ द नीलगिरीज, देखो ये टोडा एम्ब्रॉयडरी क्या है? एक टोडा ट्राइब होती है जो कि आपकी साउथ साइड में पाई जाती है, नीलगिरीज में पाई जाती है, और उनके रिलेटेड यहाँ पे ये न्यूज़ है। तो थोड़ा सा देखते हैं भाई न्यूज़ क्या है। अभी हुआ क्या है कि टोडा ट्राइब की काफ़ी सारी वुमेन्स जो हैं वो इकट्ठा होके मास्क जो होते हैं कोविड-19 से बचने के लिए वो बना रही हैं और उसमें टोडा एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं। ये देखो, जो आप देख सकते हो रेड एंड ब्लैक कलर के धागों का यूज़ करते हुए, प्लेन आपके ये कपड़े होते हैं, इसके ऊपर कोई ब्लीच व्लीच नहीं होता है और इसके ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी करी जाती है। और इसी तरीके के मास्क बनाए जा रहे हैं जो लोकल लेवल पे काफ़ी लोगों को पसंद आ रहे हैं और इस वजह से ये न्यूज़ में आ गया था। अगर आप बात करें तो यहाँ की जो टोडा ट्राइब है उनकी जो लैंग्वेज है वो है पोहोर, ध्यान रखिएगा इनकी लैंग्वेज क्या है, पोहोर। और इनका जो ड्रेस होता है वो एक शॉल टाइप का होता है, आप इस इमेज में देख सकते हैं, जिसको पुटुकली भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पुटुकली। इस शॉल को क्या बोला जाता है बेटा? पुटुकली, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और स्पेशल ओकेजन्स एंड ऑल में इसको पहना जाता है, ठीक है। इसके अलावा बात करें अगर हम तो द एम्ब्रॉयडरी इज डन बाय टोडा वुमेन, जिसकी वजह से अभी ये न्यूज़ में आ गया था। मैंने आपको ऑलरेडी ये बता दिया कि रेड एंड ब्लैक कलर के यहाँ पे थ्रेड से इसको यूज़ किया जा रहा है। इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला हुआ है, ठीक है। और अनब्लीच्ड वाइट क्लॉथ होगा, अनब्लीच का मतलब होता है जिस पे कलर ना हुआ हो, ठीक है। फिर इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी होती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बेटा इसे। इसके बाद अगला आर्टिकल है मिशन सागर से रिलेटेड, न्यूज़ में आ गया है। मामला क्या है? देखो कोविड-19 से आपके जो इंडिया के पड़ोसी देश हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा जूझ रहे हैं। इसी में इंडिया ने जो मालदीव्स, मॉरिशस, सीएचएल्स, मेडागास्कर एंड कोमोरोस,
ये हमारे देखते हैं इस एरिया में सारे ये पढ़ते हैं। इनकी मदद के लिए हमारे भारत से शिप गई थी, जिसमें काफ़ी सारे सामान, मेडिकल असिस्टेंट टीम, HCQ टैबलेट, ठीक है, ये सारी चीज़ें गई थी और उसी का नाम यहाँ पे मिशन सागर रखा गया था। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपको पता होगा मोदी जी ने कुछ समय पहले एक टर्म दी थी, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सागर, ठीक है। ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कॉइन हुई टर्म है और ये आपके जो इंडियन ओशियन में जितने भी आइलैंड हैं छोटे छोटे, उनके लिए मोदी जी ने दी थी और ये कहा था कि इंडियन ओशियन में पीस मेंटेन रहनी चाहिए, सब में भाईचारा रहे। पर ये तो कहने की बात है, एक्चुअल में इसके पीछे रीज़न क्या था कि चाइना जो है ना वो इस रीजन पे धीरे धीरे अपनी वर्चस्व को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, अपनी शिप्स को भेजता रहता है और इन कंट्रीज अपने रिलेशन को बढ़ाता रहता है। तो मोदी जी चाहते हैं कि भाई इंडिया का रिलेशन पहले इन कंट्री से ज़्यादा अच्छा रहे कंपेटिवली चाइना, क्योंकि कल को युद्ध हो जाए या कुछ ऐसी सिचुएशन आए तो इंडिया का वर्चस्व बना रहे। दूसरी चीज़ ये भी है कि इकलौता ऐसा सी है जहाँ का नाम किसी कंट्री के ऊपर है, जैसे कि इंडियन ओशियन इंडिया के नाम से रखा हुआ है। तो इंडिया का यहाँ पे हमेशा से दबदबा है, तो वो दबदबा कायम रहे। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी इन कंट्रीज़ की बात होती है तो इंडिया हेल्प करने के लिए सबसे पहले पहुँचता है और उसी का एक एग्जाम्पल ये आपके सामने है, मिशन सागर, ठीक है। इसके अलावा INS केसरी का अगर आपको याद होगा तो वुड एंटर द पोर्ट ऑफ माली इन द रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स टू प्रोवाइड देम 60 टन्स ऑफ फूड प्रोविजंस। तो थोड़ा सा ये भी याद रखिएगा कि INS केसरी क्या थी और क्यों ये न्यूज़ में थी। सागर टर्म मैंने आपको बता दी है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है। इसके अलावा अगर हम सागर प्रोग्राम की बात करें तो ये आप देख सकते हो कब की बात है, 2015 की बात है। थोड़ा सा इसमें डिटेल है इसी के बारे में और मैंने आपको ये समझा दिया है। और इट इज़ लाइन विद द प्रिंसिपल ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंट भी मैंने आपको समझा दिया है कि क्या है। अब इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की बात कर लो तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 6 प्रायोरिटीज़ एरियाज़ हैं, इनके आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। कब इस्टेब्लिश हुई थी बेटा? 1997 में हुई थी और 22 मेंबर स्टेट्स हैं, 9 डायलॉग पार्टनर्स हैं। सेक्रेटरीट इसका मॉरिशस में है। स्ट्रक्चर की आप बात करें तो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स जो होते हैं इनकी एनुअल मीट होती रहती है और विभिन्न विषयों में इनमें चर्चा होती रहती है। इसके बाद देखो अगला आर्टिकल जो है वो है स्प्रुनुला ग्राउंडनट चिक्की। देखो यार स्प्रुनुला क्या होता है जानते हो आप? आपने एल्गी का नाम सुना है? सुना होगा, जो पानी के अंदर एक्स्ट्रा घास फूस टाइप की चीज़ होती है उनको एल्गी बोल दिया जाता है, नीली नीली कलर की जम जाती हैं। तो इनका जो बायोमास होता है ना, बायोमास ऑफ साइनोबैक्टीरिया ही एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, तो इसको खाया भी जाता है। लोग बोलते हैं काफ़ी पौष्टिक होता है। तो अभी हुआ क्या है कि CFTRI की फुल फॉर्म है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन्होंने स्प्रुनुला ग्राउंडनट चिक्की का डेवलपमेंट किया है। ये चिक्की जो है इसका पर्पस क्या है, इसको बनाने का पर्पस क्या है? तो देखिए ये चिक्की कुछ इस प्रकार से, चिक्की आप जानते ही होंगे, खाते होंगे, गुड़ की चिक्की भी आती है। तो इसमें मूंगफली और स्प्रुनुला का यूज़ करके इन्होंने बनाया है। कारण इसके पीछे ये कि जो लोग इसको खाएंगे उससे इम्यून सिस्टम उनका बढ़ेगा और कोविड-19 से लड़ने में काफ़ी मदद मिलेगी। अभी एक न्यूज़ और है यहाँ पे छोटी सी, वैसे तो काम की नहीं है ज़्यादा, लेकिन ठीक है, कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ कर्नाटका एंड गोवा जो है इन्होंने माइग्रेंट जो लेबरर्स थे उनको ये चिक्की जो है इसका सेवन कराया था। रीज़न ही मैंने आपको बताया, क्योंकि माना जा रहा है कि इससे जो है इम्यून सिस्टम जो है वो काफ़ी बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका रीज़न था। तो थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा इसके बारे में। और ठीक है, स्प्रुनुला ग्राउंडनट चिक्की हो गया। इसमें CFTRI का नाम ध्यान रखिएगा। CFTRI की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके बाद देखो रिवर नीला जो है वो न्यूज़ में है। रिवर नीला वैसे ना नाम बहुत पहली दूसरी तीसरी बारी सुना होगा आपने। एक्चुअली इस नदी को ना भारत पपूजहा नाम से जाना जाता है। क्या नाम जाना जाता है भाई? भारत पूजा। अब इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकता है, वैसे तो भारत पूजा ही होना चाहिए, ठीक है। रिवर ऑफ भारत, इसका मतलब क्या है? लॉन्गेस्ट रिवर है केरला के अंदर आफ्टर द पेरियार रिवर। सबसे बड़ी नदी जो केरला में है वो है पेरियार। और दूसरे पे आपकी क्या बेटा? रिवर नीला, जिसका दूसरा नाम क्या है? भारत पूजा। अभी ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि 17th सेशन ऑफ देखो अपना देश वेबिनार जो है, जिसका टाइटल रखा गया था एक्सप्लोरिंग रिवर नीला। ये देखो अपना देश क्या है, ये एक देखो स्कीम चलाई गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए इंडिया के विभिन्न क्षेत्रों में। और उसी का यहाँ पे 17th सेशन था और जिसका टाइटल लग दिया था एक्सप्लोरिंग रिवर नीला।
तो यहाँ पे नीला टर्म पहली बार इस रिवर का आया है सामने, ठीक है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो तमिलनाडु से ही आपकी ओरिजिनेट होती है, और इंटर स्टेट रिवर है, केरला तमिलनाडु दोनों में कनेक्टेड है। अगर आप देखें तो आपके पालघाट डिस्ट्रिक्ट, त्रिशूर, मलप्पुरम, तो ये आपके केरला में है, जहाँ पे ये पानी पहुँचाने का काम करती है, आप कह सकते हो पानी के लिए यूज़ करते हैं वहाँ पे लोग इसे। और कोयम्बटूर, त्रिपुरा एंड तमिलनाडु, कोयम्बटूर एंड त्रिपुरा आपके जो ये दो ऐसी जगह हैं तमिलनाडु में जहाँ पे पानी की कमी को ख़त्म करने के लिए इस रिवर का बहुत बड़ा आप कह सकते हो कि सहयोग रहता है, ठीक है। और ये त्रिपुर भी बोलते हैं इसको, देखो अगर हिंदी में आप तमिल वालों की प्रोनाउंसिएशन में सुनो ना तो त्रिपुरा ही बोलते हैं वैसे, बट ठीक है, इसको आप पढ़ोगे तो त्रिपुर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें भाई और तो कुछ खास है नहीं, ट्रिब्यूटरीज आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो आज का लास्ट आर्टिकल जो है ना वो अटल पेंशन योजना के बारे में 9 मई 2015 में इस स्कीम को शुरू किया गया था। इसका पर्पस क्या था कि भाई लोग जो हैं वो देखो जो सरकारी एम्प्लॉयज़ होते हैं या तो वो अपनी सेविंग्स रखते हैं या तो उनको पेंशन मिलती रहती है, बट जो किसान हैं या फिर जो इस टाइप के छोटे मोटे आपके बिजनेस व्यापारी हैं या मजदूर हैं, लेबरर्स हैं, तो इनके पास पेंशन का कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्कीम निकाली थी अटल पेंशन योजना, जिसके अभी 5 साल अभी कंप्लीट हुए हैं। और इसमें क्या था कि इसमें जो सब्सक्राइबर होंगे जो इस योजना का फ़ायदा उठाएंगे उन्हें 42 रुपये से लेकर 210 रुपये तक जमा कराना होगा सरकार के माध्यम से। उसमें क्या होगा, देखो अब आप ही सोचोगे कि यार अगर हम ही पैसे जमा कराने हैं तो फिर हमें स्कीम गवर्नमेंट का क्या यूज़, गवर्नमेंट क्यों ला रही है इस स्कीम को। तो यार इसमें गवर्नमेंट भी पैसा डालेगी, जैसे मान लीजिए किसी ने 1000 रुपये डाले तो गवर्नमेंट भी उसमें 1000 रुपये डाल देगी, ठीक है। तो ये स्कीम है भाई, और इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। वर्कर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर इनके लिए है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, अटल पेंशन योजना ही है। किसने एडमिनिस्ट्रेट किया इसे, तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा इसे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। एलिजिबिलिटी की बात कर लो, कोई भी भारत का सिटीजन जो 18 से 40 की आयु के बीच का होगा। एक चीज़ ध्यान रखना, एलिजिबिलिटी एग्जाम में बेटा पूछ ली जाती है तो वो गलत नहीं करके आना है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ मिनिमम गारंटीड पेंशन फ्रॉम 1000 to 5000 ऑन अटेनिंग 60 ईयर ऑफ एज। जैसे ही आप 60 साल के हो जाओगे उसके बाद आपको 1000 से लेके 5000 रुपये तक जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। और अगर मान लो कि किसी एक्स नाम के पति ने पैसे जमा किए और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी वाइफ को यहाँ पे पैसे मिलेंगे। और मान लो इन दोनों की मृत्यु हो जाती है तो इन्होंने जिसका नाम भी नॉमिनेट किया होगा उसको ये पैसे मिलेंगे। तो मतलब पैसे तो मिलने ही हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी स्कीम है। तो ये यहाँ पे हैं, ठीक है। और टैक्स बेनिफिट का भी इसमें फ़ायदा है, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ ये देख लो, इसका जो रेशियो है वो है 57:43। 57% आज की डेट में मेल हैं, 43% फीमेल हैं जिन्होंने इसका फ़ायदा उठाया हुआ है, ठीक है। और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, एस्टोनिया, लैटविया और लुथानिया, ये कंट्रीज़ गाइस कभी यूएसएसआर का पार्ट होती थी और आज की डेट में ये आपकी यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, ठीक है। मामला क्या है कि देखो कोविड के चक्कर में आपको पता है कि अभी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में ऐसा चल रहा है कि कोई बाय द वे बाहर से आता है तो उसको 14 डेज़ का सेल्फ क्वारंटाइन करना होगा या फिर क्वारंटाइन में रहना होगा, जिससे कि अगर उसके अंदर कोविड के लक्षण हैं तो वो झलक जाएं। बट एस्टोनिया, लैटविया एंड लुथानिया, ये 3 पड़ोसी देश जो हैं, इन्होंने आपस में ये डिसाइड किया है कि भाई हम तीनों कंट्रीज़ को सेम की तरह ट्रीट करते हैं। अगर किसी बंदे को एस्टोनिया से लैटविया में जाना है या फिर लैटविया से लुथानिया में आना है तो उनको आपस में चेकिंग करने की ज़रूरत तो होगी ही होगी, बट ये जो क्वारंटाइन 14 डेज़ वाला जो क्लॉज है उसकी यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं होगी। और इसी को इन्होंने यहाँ पे नाम दे दिया है बाल्टिक ट्रैवल बबल। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, बाल्टिक कंट्रीज़ भी क्यों कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, बाल्टिक सी के बगल में ये कंट्रीज़ हैं, इसीलिए इन तीनों कंट्रीज़ को बाल्टिक कंट्रीज़ भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है कि बाल्टिक सी के पड़ोसी कंट्रीज़ कौन सी हैं, या फिर इससे रिलेटेड कोई पैराग्राफ आया हो तो बाल्टिक सी क्या है ये पूछा जा सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि बाल्टिक कंट्रीज़ एस्टोनिया, लैटविया एंड लुथानिया ने अपने बॉर्डर्स को एक दूसरे के लिए खोल दिया है और इसको ट्रैवल बबल का इन्होंने नाम दिया है, और कि भाई एक दूसरे कंट्रीज़ में आप ट्रैवल ईजिली कर सकते हो, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बाल्टिक कंट्रीज़ के बारे में अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले ये यूएसएसआर के पार्ट थे, रिसेंटली ये ईयू के पार्ट हो चुके हैं।
तो अगर आप देखें कि यूरोपियन यूनियन के पार्ट कब से हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और जहाँ तक बात रही इंडिया एंड बैलेटिक कंट्रीज़ के बारे में, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है इंडिया एंड ये बैलेटिक कंट्रीज़ जो हैं ये आपस में शेयर करती हैं। और काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि भारत का डायस्पोरा जो है वो इन बैलेटिक कंट्रीज़ में फैला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतनी सारी चीज़ें थी एंड इसके अलावा आई डोंट थिंक इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। मेंबरशिप में देखिए लिखा हुआ है कि द रीजन हैज़ बीन पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन since 2004 and since 2007 has been a member of the European Schengen Free Travel Area। ये आपको पता है क्या है यूरोपियन शेंगन फ्री ट्रैवल एरिया? देखो यूरोपियन कंट्रीज़ में आपस में ट्रैवल करने के लिए एक वीज़ा सेम ही होता है और उसी का यहाँ पे बारे में ये लिखा हुआ है। तो वही चीज़ लिखी है कि भाई 2007 से यहाँ पे जिसके पास EU का वीज़ा होगा तो उन्हें अलग से वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है और वो यहाँ पे जाके अपना जो है ट्रैवल या फिर घूमना फिरना टूरिज़्म एंड ऑल कर सकते थे। बट अभी तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्या चल रहा है बेटा, कोविड, ठीक है। अगला आर्टिकल है नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में, NMIS। और एक चीज़ और यार देखो, सेशन जो है थोड़ा सा इरेगुलर हुआ था अभी 2-3 दिन पहले से, काफ़ी सारी चीज़ें थी, स्टूडियो सेटअप हो रहा था एंड बहुत सारी चीज़ें थी। अभी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी हैं और क्लैट की ये वीडियोस डेली आएंगी और आपको अब लेट्स स्टडी चैनल पे क्लैट की वीडियोस बहुत ज़्यादा मिलने वाली हैं क्योंकि हमने इस चैनल को मेनली आप कह सकते हो कि इंक्लाइंड कर दिया है क्लैट के लिए और लॉ के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए। तो आपके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाने की कोशिश करिएगा। अभी आर्टिकल है नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में, NMIS। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने यहाँ पे एक पोर्टल बनाने की बात करी है जिसका नाम है NMIS, ठीक है। ऑनलाइन डैशबोर्ड भी इसको बोल सकते हैं। और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, पहले थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में इसको समझते हैं, फिर अपन चलेंगे कि क्या लिखा हुआ है, क्यों कर रहे हैं। अभी देखो आपको देखने को मिल रहा होगा कोविड के दौरान एक जगह से दूसरी जगह पे काफ़ी सारे माइग्रेंट जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं। अभी हो क्या रहा है कि भाई एक तो उनका स्टेटस पता नहीं पड़ रहा। मान लो कोई एक्स नाम का माइग्रेंट जो है वेस्ट बंगाल से बिहार गया, अब उसका क्या स्टेटस है किसी को पता नहीं है, ठीक है। अब उसके घर वाले भी अगर उसके बारे में जानना चाहिए या फिर वेस्ट बंगाल से वो चला है और बिहार गवर्नमेंट अब जानना चाहती है कि वो एक्स माइग्रेंट जो है वो कहाँ है, या वो पॉजिटिव है कोविड से कि नेगेटिव है, उसका टेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, और उसको फिर लाके उस हिसाब से देखो अगर कोई पॉजिटिव कोविड का बंदा निकल जाता है तो उसको फिर अलग जगह पे रखना पड़ेगा, उसको अलग ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। नेगेटिव वालों को भी 14 डेज़ का क्वारंटाइन करने का यहाँ पे गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है। तो ये सारी चीज़ें जो देख रेख करने के लिए इस पोर्टल को बनाया गया है, नेशनल माइग्रेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम को किसने बनाया है? तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बनाया है, ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया भी था एंड आई होप आपको याद भी हो, तो जल्दी से मुझे बता दीजिएगा जो PM केयर फंड है, इसी की तरह एक और फंड जो नेहरू जी ने बनवाया था उसका नाम क्या था, ठीक है। और अगर याद होगा तो मैंने ये भी बताया था पाकिस्तान से जो माइग्रेंट भारत आए थे उनके लिए इसको बनाया गया था, और अभी ये नेचुरल कैलामिटीज़ को डील करने के लिए बनाया, मतलब इसका यूज़ किया जा रहा है। और इस फंड का नाम आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। इसके अलावा इसमें देखो मैंने जो भी था आपको समझा दिया है, बाकी आप PDF से पढ़ लेना, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा बेनिफिट भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आप समझ गए हो, 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसका नाम, पर्पस, किसने बनाया है, ठीक है। अब आप ये मत सोचना कि इस पर अलग से पैराग्राफ क्लैट दे देगा, नहीं, पर क्या पता कोविड पे पैराग्राफ आए और उससे रिलेटेड करके 1-2 क्वेश्चन इस पर आ जाएँ, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। आज क्लैट ने पेंगोंग लेक पे सैम्पल पेपर अपना जारी किया है, उसमें एक आर्टिकल दिया है पेंगोंग लेक से रिलेटेड। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, पेंगोंग लेक बेटा बहुत समय से न्यूज़ में रहती है। सितंबर मंथ में भी 2019 में ही न्यूज़ में आई थी, इंडिया और चाइना की आर्मी आमने सामने आ गई थी। इसी टाइप का एक डोकलम स्टैंड ऑफ भी था, अगर आपको याद होगा, जिसके चलते हुए इंडिया और चाइना के बीच में जो इनकी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है वो नहीं हुई थी। इंडिया और चाइना के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम बताओ जो एक ईयर में नहीं हुई थी, अब वो ईयर भी आपको मुझे बताना होगा। 2018 में इंडिया और चाइना के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज वो नहीं हुई थी, जिसका बारे में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और रीज़न उसका था बेटा डोकलम स्टैंड ऑफ। थोड़ा याद करने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा सर्च करिएगा, वरना मैं तो आपको बताऊंगा ही। और एक चीज़ और, जिसको भी अपने एग्जाम रिलेटेड डाउट रहे वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकता है, मानवीन28। क्लैट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको सॉल्यूशन आपको यहाँ पे आपके सर के द्वारा देने की कोशिश करी जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखो आयरन मैग्नीज बेस्ड बायोडिग्रेडेबल एलॉय के बारे में ये आर्टिकल है,
तो ठीक है, ये बहुत ही बेसिक आर्टिकल है एंड आई डोंट थिंक इसको हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, बाकी इसको आप PDF से देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो अगला आर्टिकल जो है वो है इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट के बारे में। किसके बारे में? इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। क्या है भाई? यूनाइटेड नेशन ने मार्क किया इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, जो कि एक एनुअल इनिशिएटिव है, हर साल ग्लोबली होता है, जिससे अवेयरनेस जगाने की कोशिश करी जाती है लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी की हर दिन, ठीक है। अब आप लोग ये कहोगे कि यार ठीक है, पर किसी एक दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट क्यों बोला जाता है? तो भाई May 16 को ये मनाया जाता है। रीज़न क्या था कि लेज़र का यहाँ पे आविष्कार हुआ था 1960 में बाय थियोडोर मेमन। इनका नाम ध्यान रखना, थियोडोरे मेमन, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। और क्लैट में तो आई डोंट थिंक कि डायरेक्टली ऐसा कुछ आएगा, बट क्लैट के अलावा जो दूसरे आप एग्जाम्स में बैठोगे, अपीयर करोगे, तो वहाँ पे ही आ सकता है। और जो बच्चे 2021 की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनके दिमाग में ये कन्फ्यूज़न है ना कि क्लैट के करंट अफेयर्स एग्जाम के बाद से पढ़ें, तो बेटा बिल्कुल गलत ऐसा आपका कॉन्सेप्ट है। अभी नया जो पैटर्न है ना, ये कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे है, तो अगर आप अभी से अपने करंट अफेयर को अच्छे से नहीं रखोगे तो बाद के करंट अफेयर से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें ये भी हो सकता है कि कौन इसको मैनेज करता है, तो ये आपकी देखो इंटरनेशनल बेसिक साइंस प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को जो है वो इसको एडमिनिस्ट्रेट करती है, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट May 16, लेज़र आविष्कार करी गई थी 1960 में थियोडोरे मेमन के द्वारा, और इसीलिए इस दिन को इसको इंटरनेशनल आपका डे ऑफ लाइट मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा रेज अवेयरनेस क्रिटिकल रोल प्लेड बाय लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजीज, तो ये हमने अभी ऊपर ही देख लिया है, ठीक है, ठीक है। बाकी इसमें आपको और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखो वेस्ट बंगाल मेजर इरिगेशन एंड फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक ने एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है, जिसका प्रोजेक्ट टाइटल है वेस्ट बंगाल मेजर इरिगेशन एंड फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। इसके अंदर देखो पर्पस क्या है भाई, पैसा जो ये आपका आपस में ट्रांसफ़र होगा इनके बीच में, इसका मेन पर्पस क्या है? एक तो देखो वेस्ट बंगाल में क्या होता है ना कि जो फ्लड्स एंड ऑल आती है ना, उससे काफ़ी ज़्यादा वहाँ का जो लोकल एनवायरनमेंट है वो प्रभावित होता है, जो लोगों का जीवन शैली वो प्रभावित होती है। तो उससे तुरंत जो क्लाइमेट चेंज हो जाता है, तो उन सब से लोगों को यूज टू करने के लिए कैसे, जैसे ही कुछ ऐसा हो और उसके बाद वो कैसे बैक ऑन ट्रैक आ सकें, तो ये सारी चीज़ें लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए, इरिगेशन सर्विस डिलीवरी में इम्प्रूवमेंट के लिए, फ्लड रिस्क मैनेजमेंट में इम्प्रूवमेंट के लिए, तो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को साइन किया गया है, ठीक है। किस किस के बीच में किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट करने के लिए भारत को पैसा दिया था। क्या टारगेट ईयर है भारत में ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट करने का, बताना। वर्ल्ड बैंक ने एक स्टेट को भी पैसा दिया था कुछ समय पहले, काफ़ी समय पहले की बात है, फ्लड के प्रॉब्लम से जूझ रहा था वो स्टेट। तो दोनों नाम थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। कितनों को करेगा सिग्निफिकेंस, तो ठीक है। अब देखो ये दामोदर रिवर यहाँ पे न्यूज़ में है, क्योंकि दामोदर वैली के जो आसपास का एरिया है उसी के लिए मोस्टली ये प्रोजेक्ट जो है वो सैंक्शन हुआ है। तो दामोदर रिवर जो है आपकी, आप देख सकते हैं ये एक प्रश्न पहले ना क्लैड में स्टैटिक में आ जाता था ज्योग्राफी के अंदर, कि रिवर ऑफ सोरोस किस रिवर को कहा जाता था, तो दामोदर रिवर को रिवर ऑफ सोरोस कहा जाता था। रीज़न क्या था कि देखो जब भी बाढ़ आती है ना, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे त्रासदी मचाती है, काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन लाइफ को डैमेज करती है, इसीलिए इसको बेटा रिवर ऑफ सोरोस भी कहा जाता था, ठीक है। इसकी मेन ट्राइब्यूटरीज कौन सी हैं, तो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। और कहाँ कहाँ पे ये रिवर जो है फ्लो करती है, इंपॉर्टेंट है भाई। तो झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, अगर इस पे पैराग्राफ आएगा तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं। और राइजेस फ्रॉम पलामू हिल्स ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटू इन द स्टेट ऑफ झारखंड और वेस्ट बंगाल, दो ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये रिवर जो है बहती है। इसको रिवर ऑफ सोरोस भी कहा जाता था, और रीज़न भी मैंने आपको इसके पीछे का दे दिया है। इस प्रोजेक्ट का नाम है वेस्ट बंगाल मेजर इरिगेशन एंड फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। अगर आपसे पूछें किस रिवर के आसपास के एरिया के लिए स्पेशली है, तो दामोदर वैली जो है, दामोदर रिवर के आसपास का एरिया। पर्पस भी मैंने आपको इसका बता दिया है, किस किस ने यहाँ पे किया, ये आप याद कर लीजिएगा। और बेटा इसी के साथ आज का हमारा जो सेशन है वो होता है ख़त्म। एक चीज़ मैं आप लोगों को फिर से बोल रहा हूँ और बार बार बोलूँगा, ये सेशन बेटा डेली होगा आप लोगों का, और इसका टाइम मैं आपको बता देता हूँ, 7 बजे 7 PM पे डेली ये वीडियो आपके लिए अपलोड होगी। लाइव इसको नहीं करेंगे क्योंकि छोटी वीडियो होती है, और
छोटी इसलिए होती है कि देखो मैं आपको फर्जी चीज़ें, फालतू चीज़ें जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है वो यहाँ पे पढ़ाने वाला नहीं हूँ। सिर्फ वही चीज़ आपके साथ डिस्कस करूँगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और डे वाइज जब कवर करेंगे तो आप मंथ का जब इकट्ठा करके पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपके पास कम से कम, अगर एक दिन में हम 7 आर्टिकल 6 आर्टिकल भी देख रहे हैं तो एक महीने में 150 से 200 आर्टिकल्स हो जाएंगे, जो मोर देन सफिशिएंट है, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं और ये हमेशा चलने वाला है। इस साल का क्लैट हो जाएगा, उसके बाद भी चलेगा। तो बच्चों, आप लोग अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है। PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।